प्यारे बच्चों, अस्सलामुअलैकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगती हूँ। शुरू करते हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ए महबूब, बेशक हमने तुम्हें बेशुमार खूबियाँ अता फरमाई, तो तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वही हर खैर से महरूम है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। कौन ऐसा मुसलमान होगा जो ये ना चाहे कि उसका शुमार अहले ईमान में हो। अहले ईमान में होने के लिए जहाँ बहुत सी शर्तें हैं, वहीं ये भी है कि अपने भाई और अपने दोस्त के हुकूक अदा करने चाहिए। इसका तरीका एक ये बताया गया है कि अपने लिए जो आप चीज़ पसंद करते हैं वही आपको अपने दोस्त या भाई के लिए पसंद करनी चाहिए। हमें चाहिए कि हम अपने दोस्तों के साथ ऐसी कोई बात ना करें जिससे उनकी दिल आज़ारी हो या उनको दुख पहुंचे। बच्चों, क्या आप चाहते हैं कि आपके दोस्त आपके दुख दर्द में शरीक हों? अगर आप बीमार हों तो आपकी इयादत करने आए, या अगर आप ज़रूरत में हों तो आपका ख्याल रखें? चाहते हैं ना? तो बस फिर आपको भी ये सब अपने दोस्तों के साथ करना होगा। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, ना खुद उस पर जुल्म करता है और ना उसे किसी जुल्म के हवाले करता है। इस बात से हमें यह पता चलता है कि मुसलमान मुसलमान भाई हैं, चाहे वो हकीकी हो या दोस्त हो। दूसरी बात हमें यह पता चलती है कि बंदा अपने दोस्त के साथ ना खुद ज्यादती करे और ना किसी और को करने दे, ना खुद दूसरों के हुकूक मारे और दूसरों को भी नसीहत करे कि दूसरों के हुकूक ना मारे। ज़रूरत में उनका साथ दें और उनकी मदद करें, और आप अपने दोस्तों को सपोर्ट करें और दूसरों के सामने उनका मजाक ना उड़ाएं। मोमिन मोमिन के लिए इमारत की मानिंद है, इसका एक हिस्सा दूसरे के लिए मजबूती का बायस होता है। इसका मतलब ये है कि हादिया, हम दोनों एक दूसरे के लिए सहारा हैं और हमें एक दूसरे का ख्याल रखना है। तो आइए सुनते हैं आज का पहला कंपोनेंट, जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपकी टीचर मिस तारा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलें आज के पहले सेगमेंट की जानिब, जो है गपशप। और सुनाइए, क्या हाल चाल हैं? मुझे पता है कि मेरे ये तमाम तलबा और तालिबात अपने और अपने घर की सफाई का खास ख्याल रखते होंगे। चलिए आज की गपशप जरा सफाई सुथराई के हवाले से हो जाए। मुझे तो पूरा यकीन है कि आप सब अपने घर को वैसे ही साफ रखते होंगे। मुझे भी तो यकीन दिलाएं कि जैसा मैं सोच रही हूँ आप वैसा ही करते हैं, और अगर नहीं तो आज सीख लें कि सफाई और जरासीम से बचने के लिए किन कामों पर अमल करना बेहद जरूरी है। अच्छी सफाई के लिए वक्त पे हाथ, कपड़ों और इस्तेमाल की जाने वाली जगह को धोना इंतहाई अहम है। बाज़ औक़ात हमें चीजें साफ सुथरी नजर आ रही होती हैं, लेकिन वो साफ और जरासीम से पाक नहीं होती। आज मैं आपको उन 9 चीजों या मकामात के बारे में बताऊंगी जिनकी सफाई का ख्याल रखना सबसे अहम है। नंबर 1, खाना बनाने और छूने के दौरान। खाना खाने से पहले, उंगलियों से खाना खाने के बाद, टॉयलेट के इस्तेमाल के बाद, जब लोग खांस रहे हो, छींक रहे हो या नाक को छू रहे हो, घर के गंदे कपड़े छूने और धोने के दौरान, पालतू जानवरों की देखभाल के दौरान, कूड़े को छूने और फेंकने के दौरान, इन्फेक्शन ज़दा किसी फर्द की देखभाल के दौरान। खाना छूने, टॉयलेट जाने, खांसने, छींकने, पालतू जानवरों और बीमार अफराद की देखभाल करने के बाद बतौर खास हाथ धोने चाहिए। कच्ची ग़िज़ा जैसे गोश्त, मुर्ग, मछली की तैयारी के बाद और सैंडविच या दूसरे स्नैक्स बनाने से कबल
किचन के फर्श और चॉपिंग बोर्ड को साफ करना बहुत अहम है। और बर्तन धोते वक्त पहने जाने वाले एप्रन और बर्तन मांजने वाले मांजे को उनके इस्तेमाल के बाद धोने से जरासीम का खात्मा हो सकता है। अब ये बताइए कि सफाई से बैक्टीरिया किस तरह खत्म होता है? स्प्रे करने से? अच्छा, और बताइए? फिनाइल का पोछा लगाने से? ये भी ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ। बर्तन और किचन की सतह को गर्म और साबुन वाले पानी से धोने से बैक्टीरिया साफ होता है और वो बह के नाली में चला जाता है। यहाँ पर हम बैक्टीरिया जरासीम को कह रहे हैं। फूड स्टैंडर्ड एजेंसी का कहना है कि बैक्टीरिया को पूरी तरह मारने के लिए साफ की जाने वाली चीजों को ज्यादा गर्म पानी में रखना और धोना चाहिए। अब सवाल ही पैदा होता है, कौन सी चीजें इस्तेमाल करें? सफाई वाली ज्यादातर चीजों की 3 इकसाम हैं और वो मुख्तलिफ काम करती हैं। जैसे डिटर्जेंट से सतह साफ होती है और चिकनाई निकलती है, लेकिन उससे बैक्टीरिया नहीं मरते। इससे बैक्टीरिया तो मर जाते हैं, लेकिन ये चिकनाई वाली चीज और नजर आने वाली गंदगी को दूर नहीं करते। सैनिटाइजर से सफाई भी हो जाती है और बैक्टीरिया से सामान पाक भी हो जाता है। पहले सतह धोने, बर्तन धोने और चिकनाई निकालने के लिए सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, फिर इसका साफ सतह से बैक्टीरिया को मारने के लिए इस्तेमाल करें। माहिरीन का कहना है कि साफ करने वाली मसनूआत पर दी जाने वाली हिदायत को गौर से पढ़ें। खाना पकाने वाली सतह को साफ करने के लिए कपड़े की बजाय कागज की टॉवल का इस्तेमाल करें। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब अपने घर वालों को भी इस बारे में बताएंगे कि साफ रहना कितना अहम और जरूरी है। ये बातें जहन नशीन कर लें। मैं किसी भी वक्त इससे मुतालिक सवालात कर सकती हूँ। बहुत दिन हो गए हमने कोई गीत नहीं सुना। आज हम एक खूबसूरत से गीत सुनेंगे जिसमें सुबह उठने के फायदे बयान किए गए हैं। गीत है पूरब का दरवाजा खुला। जब आप सुबह उठते हैं तो फिर आप सफाई के साथ पूरा दिन गुजारते हैं। चलिए सुनते हैं। पूरब का दरवाजा
जनाब, मुझे पता था आपको ये गीत बहुत पसंद आएगा। चलिए अब जरा पढ़ाई की बात कर लें। हमारा अगला सेगमेंट है तो फिर सीखते हैं। हमारा आज का मौजू है वाहिद से जमा बनाना। आप कहेंगे ये तो हम अव्वल जमात से करते आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन पहली जमात में या दूसरी में या तीसरी में आपने अलिफ नून गुन्ना, वाव नून गुन्ना और ये नून गुन्ना के साथ जमा बनाना सीखा था। जैसे किताब से किताबें, अलमारी से अलमारियां, शायर से शायरों, खत से खतों वगैरह। लेकिन आज हम अरबी कायदे से जमा बनाएंगे। इसके कुछ खास उसूल नहीं हैं, लेकिन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि जैसे जैसे आप बड़ी जमातों में आते जाएंगे, आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफा होना बहुत जरूरी है। और इसके लिए आपको नए अल्फाज, उनके वाहिद, उनकी जमा, मुज़क्कर मुअन्नस और मुतज़ाद का पता होना लाजमी है। और ये सब मुताला करने यानी कुतुब पढ़ने से आएगा। जी, आप क्या पूछ रहे हैं कि ये कुतुब क्या है? बहुत अच्छा सवाल किया है। कुतुब किताब की जमा है जो अरबी कायदे से बनाई गई है। आप अब तक किताब की जमा किताबें या किताबों करते रहे हैं, वो भी गलत नहीं है। लेकिन उर्दू जबान बहुत सी जबानों से मिलकर बनी है, जिनमें अरबी और फारसी का रंग नुमाया है। उर्दू में अरबी के बहुत से इस्म इस्तेमाल होते हैं। इनकी जमा उर्दू कवायद के साथ साथ अरबी कवायद से भी बनाई जाती है। अरबी में जमा दो किस्म की होती है। अगर वाहिद मुज़क्कर हो तो वाव नून या ये नून बढ़ाकर, जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिमून या मुस्लिमीन, सामे है तो सामेऊन या सामीन, मोमिन है तो मोमिनून या मोमिनीन। लेकिन एक बात याद रखें, उर्दू में ज्यादातर ये और नून बढ़ाकर ही वाहिद मुज़क्कर की जमा बनाई जाती है। और अगर वाहिद मुअन्नस है तो जमा बनाते वक्त अलिफ और ती का इजाफा कर देते हैं, पर यह हमेशा ऐसा होता नहीं है। जैसे फर्ज कीजिए एक लफ्ज है हरकत। हरकत चूंकि मुअन्नस होती है, हरकत की जाती है, तो उसकी जमा क्या होगी? हरकात। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से रकत यानी जो नमाज की रकत होती है, तो उसकी जमा क्या हुई? रकात। आफत, आफत आती है तो मुअन्नस हुई, आफत की जमा आफात। इसी तरह से हालत, हालत की जमा हालात। आदत, आदत भी मुअन्नस है, उसकी जमा हो गई आदात। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो कि मुज़क्कर में होते हैं, लेकिन जब अलिफ और ते लगा के हम जमा बनाते हैं, मिसाल के तौर पे कतरा, कतरा होता है तो उसकी जमा क्या है? कतरात। बाग, बाग तो होता है और बाग की जमा हो गई बागात। इसी तरह से हादसा, ये भी मुज़क्कर लफ्ज है तो उसकी जमा हुई हादसात। ऐसे बेशुमार अल्फाज हैं जिनकी अरबी कायदे से जमा बनाने के लिए जरूरी है कि आप उन्हें याद रखिए। जैसे कुछ अल्फाज जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनकी जमा मैं आपको बताती हूँ, आप लिखते जाएं। शुरू करें तो लिखिए। वक्त की जमा औकात, हुक्म की जमा अहकाम, सबब की जमा असबाब, गलत की जमा अगलात, शख्स की जमा अशखास, फर्द की जमा अफराद, किस्त की जमा इकसात, कौम की जमा अक़वाम, लफ्ज की जमा अल्फाज। ये तो कुछ अल्फाज हैं। आपको चाहिए कि इनकी फहरिस्त में इजाफा करते रहें ताकि आपका ज़ख़ीरा अल्फाज बेहतर हो। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपको कहानी ना सुनाऊं। आज की कहानी बहुत दिलचस्प है और ये कहानी लिखी है कमाल अहमद रिजवी ने, जो बहुत मशहूर मुसन्निफ थे। उनका ड्रामा अलिफ नून उनकी वजह शोहरत बना, जिसमें उन्होंने अल्लन का किरदार अदा किया था। आज जो कहानी हम सुनेंगे उसका नाम है बत्तखों का बंटवारा। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक गरीब आदमी रहता था, जो था तो मिस्कीन सा मगर बहुत ही समझदार और अक्लमंद था। घर में सिर्फ उसकी बीवी साथ रहती थी। दोनों मियाँ बीवी इतने गरीब और मुफलिस थे कि कई कई रोज तक फाका रहता। रफ्ता रफ्ता घर की तमाम चीजें एक एक करके बिक गईं और आखिरकार एक बतख रह गई। जब भूख ने उन्हें बहुत ज्यादा सताया तो उस आदमी ने अल्लाह का नाम लेकर बतख को ज़िबा कर दिया और अपनी बीवी के हवाले करते हुए कहा, लो भली मानस, इसे पका लो। बीवी कहने लगी, ना घर में आटा है जिससे रोटी पका लें और ना नमक मिर्च मसाला कि जिसे ये बतख पका लूं। रूखी फीकी बतख तैयार करके क्या करेंगे? उस आदमी ने अपनी बीवी से कहा, अच्छा
तो मैं गांव के चौधरी के पास ये बतख लेकर जाता हूँ और उसे बतौर नजराना पेश करता हूँ, शायद वो कुछ रुपए दे दे। वो आदमी ज़िबा की हुई बतख लेकर सीधा गांव के चौधरी के पास पहुंचा। उसका दरवाजा खटखटाया। चौधरी घर से बाहर निकला तो उसने वो बतख देते हुए कहा, चौधरी जी, मेरे पास सिर्फ यही एक आखिरी सहारा था, सो वो आपकी नजर करने लाया हूँ। चौधरी उसे घर के अंदर ले गया, फिर अपने बीवी बच्चों को आवाज देकर बुलाया और उनके सामने उस शख्स से कहने लगा, तुम खुद ही ये बतख हम लोगों में बांट दो, मगर ख्याल रहे हर एक को ठीक ठीक हिस्सा मिले। चौधरी की एक बीवी, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी, यानी कुल मिलाकर 6 अफराद थे। उस आदमी ने चाकू लिया, सबसे पहले बतख का सर काटा और उसे चौधरी के हवाले करके कहने लगा, आप चूंकि इस खानदान के सरपरस्त थे, इसलिए सर आपका हिस्सा। उसके बाद उसने बतख की नाक काटी और चौधरानी के हवाले करते हुए बोला, आप घर की मालिका हैं, इसलिए आपको मर्द की नाक की हिफाजत करनी चाहिए, लिहाजा ये नाक आपकी हुई। उसके बाद उसने बतख के दोनों पाँव काटे और दोनों लड़कों के सुपुर्द करते हुए कहने लगा, तुम अपने बाप के पाँव हो, यानी तुम अपने बाप का सहारा बनोगे, इसलिए ये दोनों पाँव तुम्हारे हुए। फिर उस आदमी ने बतख के दोनों पंख काटे और दोनों लड़कियों के हवाले करते हुए बोला, तुम दोनों घर से पंख उड़ाती दूसरों के घर में चली जाओगी, इसलिए ये पंख तुम्हारा हिस्सा है। उस आदमी ने फिर बतख का बचा हुआ हिस्सा खुद ले लिया और वही गोश्त से भरा हुआ था। चौधरी उस आदमी की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसे बहुत से रुपए देकर रुखसत किया। एक पड़ोसी को जब इस वाक़ये की खबर मिली तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा कि चलो इसी बहाने चौधरी से रुपया ऐंठा जाए। चुनाचे उस भले आदमी ने 5 बत्तखें खरीदी, उन्हें लेकर चौधरी के घर पहुंच गया और बोला, चौधरी साहब, ये तोहफा मेरी तरफ से कबूल कीजिए। चौधरी ने अपने बीवी बच्चों को बुलाकर उनके सामने उस शख्स से कहा, इन बत्तखों को तुम खुद ही हम लोगों में बांट दो और इस तरह बांटो कि कोई नुकसान में ना रहे। वो शख्स बहुत देर तक सोचता रहा और गौर करता रहा, लेकिन उसकी समझ में कुछ ना आया कि 6 अफराद में 5 बत्तखों को किस तरह बांटा जाए कि कोई भी नुकसान में ना रहे। उसे गुस्सा भी आया कि वो 6 बत्तखें क्यों ना लाया, मगर अब क्या हो सकता था। आखिर जब इसे कुछ ना बन पड़ा तो चौधरी ने पहले वाले आदमी को बुलवा भेजा। जब वो आया तो चौधरी ने उससे कहा, इन बत्तखों को हम 6 आदमियों में बांट दो। इस आदमी ने एक बत्तख उठाई और चौधरी और चौधराइन के हवाले करते हुए कहने लगा, ये लीजिए, अब आप लोग 3 हो गए। फिर उसे एक बत्तख उठाई और दोनों लड़कों को देते हुए कहा, लो तुम भी 3 हो गए। फिर एक बत्तख दोनों लड़कियों को देते हुए कहा, ये तुम ले लो, तुम भी 3 हो गई। और 2 बत्तखें खुद रखकर बोला, लो हम भी 3 हो गए। चौधरी उसकी अक्लमंदी पर इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने अपनी जमीन का कुछ हिस्सा दे दिया ताकि वो अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सके। और वो लालची आदमी उसका मुंह देखता रह गया। सच है, लालच बुरी बला है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। थी ही इतनी मजेदार। तो चलिए फिर आज के काम का इयादा कर लें। आज हमने सफाई के उसूलों और उनकी अहमियत के हवाले से बातचीत की और अरबी कायदे से कुछ वाहिद के जमा बनाना सीखे। एक गीत सुना और उसके बाद एक मजेदार सी कहानी भी सुनी। अब सब अपनी डायरी निकालें और होमवर्क लिखें। सेगमेंट है हम भी कर सकते हैं। मैं आपको कुछ वाहिद बताऊंगी, आपने उनकी जमा लिखनी है और कुछ जमा बताऊंगी, आप उनके वाहिद लिखेंगे। तो इन अल्फाज की जमा लिखिए। कलम, शक्ल, मौत, इल्म। अब आप दूसरे अल्फाज लिखिए जिनके आपको वाहिद लिखनी है। फुकरा, कुफार, मसाजिद, लताइफ। एक सवाल का जवाब लिखिए। सफाई का कोई एक तरीका बताइए जो हमने आज की क्लास में सीखा है। इस दुआ के साथ कि आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। देखा बच्चों, खाना छूने, टॉयलेट जाने, खांसने, छींकने, पालतू जानवरों को हाथ लगाने
और बीमार अफराद की देखभाल करने के बाद बतौर ख़ास हमें हाथ धोना चाहिए। इसी तरह खाना पकाने के बाद और कपड़े धोने के बाद भी हाथ धो लेने चाहिए। हादिया, आज मेरा सिनोनिम चेन खेलने का दिल चाह रहा है। ठीक है, तो आज हम वही खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। So let's start with the word angry. Enraged. Raged. Irritated. और क्या हो सकता है? Angry. Oh, annoyed. Hostile. और resentful. Displeased. Furious. और क्या हो सकता है? फ्यूरियस के अलावा और क्या हो सकता है? टाइम अप हादिया, ये राउंड मैं जीत गई। ये इस राउंड को हम शुरू करते हैं ब्यूटीफुल से। ब्यूटीफुल, अच्छा। प्रिटी, गॉर्जियस, अपीलिंग, डिलाइटफुल, स्टनिंग, अट्रैक्टिव, और क्या हो सकता है? ग्लैमरस, अपीलिंग। ओह, ये तो रिपीट हो गया। चलो मैं दोबारा से दूसरा बता देती हूँ। अलोरिंग। और क्या हो सकता है? ब्यूटीफुल का सिनोनिम। नबिया, टाइम अप हो गया। आपने बहुत देर कर दी बताने में। इसका मतलब ये राउंड मैं जीत गई। ओहो, चलो नेक्स्ट राउंड देखते हैं कौन जीतता है। हमारा स्कोर 1-1 है। जो भी ये राउंड जीतेगा वो पूरा गेम जीत जाएगा। ये आखिरी राउंड हम उर्दू में खेलेंगे। ठीक है, तो फिर हम शुरू करते हैं जरूरी से। जरूरी का सिनोनिम काबिल गौर, अहम, लाजमी। ये मुश्किल होता जा रहा है। और क्या हो सकता है? जरूरी में अहम भी हो गया, लाजमी भी हो गया, काबिल गौर भी हो गया। क्या होगा? टाइम अप हादिया। इसका मतलब कि ये गेम मैं जीत गई। ये चलें फिर इसी जीत के साथ साथ सुनते हैं आज का अगला कंपोनेंट, जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ मैं राहिला माहीन आपके सामने हाजिर हूँ। ये बताइए कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा, ये बताइए पढ़ाई कहाँ तक पहुँची? क्या आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवालात कर लिए? बहुत अच्छे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप घर बैठे अपना वक्त कतई ज़ाया नहीं करेंगे और बाकायदगी से अपना काम करेंगे। तो आज भी हम अपने 2 मेहमानों के साथ आए हैं। उम्मीद है कि इनकी मौजूदगी में आपके लिए कॉन्सेप्ट को समझना आसान हो जाएगा। तो तारुफ के मोहताज तो नहीं, फिर भी करवा दें। हाँ भाई, तो कौन तारुफ करवाएगा? जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं जमात पंजुम का तालिब इल्म हूँ। और मेरा नाम हमना है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। तो पहला सेगमेंट है आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। आज की मैथमेटिक्स की मशीन से जो हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस। और फ्रैक्शन को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिखना है। इतने सारे काम। जी, तो आज हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे जिससे हम फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम ना आप वो प्लेट उठाएं और कपकेक्स खाएं, और अब्दुल्ला आप ये वाली प्लेट उठाएं और आप भी कपकेक्स खाएं। हम ना, आपके पास कितने कपकेक्स थे? मिस 5। आपने कितने खाए? 2। फ्रैक्शन की जबान में बताइए। 2 out of 5 या फिर 2/5। अच्छा अब्दुल्ला, आपके पास कितने कपकेक्स थे? 5। और आपने कितने खाए? 1। फ्रैक्शन की टर्म्स में आपने कितने कपकेक्स खाए? 1/5। किसने ज्यादा कपकेक्स खाए? मिस मैंने, क्योंकि मैंने 2 कपकेक्स खाए और अब्दुल्ला ने सिर्फ 1। फ्रैक्शन की टर्म्स में बताइए। हर प्लेट में टोटल कपकेक्स 5 थे, तो डिनोमिनेटर 5 हो गया। मैंने 1 कपकेक खाया तो फ्रैक्शन में 1 होगा 1/5, और हमना ने 2 कपकेक खाए यानी 2 out of 5। 2 out of 5 is bigger than 1 out of 5। अरे वाह, आपने इतनी आसानी से कंपैरिजन कर लिया, क्योंकि दोनों प्लेट्स में 5 कपकेक्स थे। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो कंपैरिजन करना आसान होता है।
चले हमना, आप बताइए कि ग्रेटर देन का सिंबल क्या होता है? मिस, वो क्रोकोडाइल माउथ बनता है जो बिगर नंबर दिखाता है। उसकी शक्ल उर्दू के हर्फ दाल से मिलती है। वेरी गुड हमना, आपको तो सब याद है। अब ये दाल का खुला हुआ हिस्सा जिस फ्रैक्शन की तरफ होगा वो ग्रेटर होगी। अब ये बताएं 2/7 और 5/7 में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और ये सिंबल किसकी तरफ होगा? मिस, दाल को उल्टा करके लिखेंगे। इसका खुला मुंह 5/7 की तरफ हो गया क्योंकि ये बड़ा फ्रैक्शन है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं 4/8 और 3/8 में से कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? हमना, आप बताएं। मिस, 4/8 बड़ी फ्रैक्शन है 3/8 से, तो हम लिखेंगे 4/8 दाल 3/8। सिंबल का मुंह 4/8 की तरफ खुला होगा। जी, इस दाल को हम ग्रेटर देन कहते हैं। अच्छा हमना, इस तरह के फ्रैक्शंस को जिनका डिनोमिनेटर एक जैसा हो इन्हें हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। अब जरा कुछ लाइक फ्रैक्शन की एग्जांपल तो बताएं। 1/3 एंड 2/3। 7/11 एंड 5/11। अच्छा 2/3 और 1/3 किस तरह की फ्रैक्शंस हैं? मिस, इन दोनों के डिनोमिनेटर तो डिफरेंट है, तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। 1/3 और 2/4 अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अच्छा 1/3 और 2/4 में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? मिस, ये कैसे पता चलेगा? यहाँ तो दोनों के डिनोमिनेटर्स बिल्कुल डिफरेंट हैं। जी, तो जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की मदद से दोनों डिनोमिनेटर्स को एक जैसा कर देते हैं। यानी लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन कैसे? मिस, व्हाट इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन? ठहरे भाई, आराम आराम से। चले मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझाती हूँ। ये एक रोटी है, इसे कहते हैं 1 होल। इसे बीच से काट देते हैं तो एक हिस्से का साइज क्या होगा? 1/2। अब मैं दूसरी जानिब से एक और दफा रोटी को छुरी से काट दूंगी तो कुल कितने पीस हो गए रोटी के? 4। आधी रोटी में कितने हिस्से हैं? 2। कुल कितने हिस्से हैं? 4। तो आधी रोटी की फ्रैक्शन क्या होगी? 2/4। अब 1/2 और 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं जिनका साइज तो एक जैसा होता है लेकिन टोटल पीस तब्दील हो जाते हैं। मिस, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा इसका एक और तरीका भी ये है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए आप किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, लेकिन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करेंगे। जैसे 2/3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाहेंगे तो क्या बन जाएगा? ये देखें 2 × 2 और 3 × 2। 2 × 2 will be 4 and 3 × 2 will be 6. तो 4/6 is the equivalent fraction of 2/3. जी हमना, कुछ समझ आया? कुछ समझ आया। चलें आप 1/4 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएं। मिस, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लूं? जी आप 3 से भी कर सकते हैं। पहले 2 से करती हूँ। 1 × 2 is equals to 2 और 4 × 2 is equals to 8। तो ये हो गया 2/8। सही है ना? बिल्कुल सही। और 3 से क्या बनेगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 3/12। वेरी गुड हमना, आपने तो बिल्कुल सही बताया। अब मेरा सवाल ये था कि 1/3 और 1/4 में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है। इसके लिए हमें दोनों डिनोमिनेटर्स को एक जैसा करना होगा। तो कोई ऐसा नंबर है जो 3 और 4 दोनों के टेबल में आता हो? 3 के टेबल में 12 आता है और 4 के भी टेबल में 12 आता है। जी 12 दरहकीकत 3 और 4 का फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है, जिसे हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, यानी कि एलसीएम। जी हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे जो कि है 12। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है। पहली फ्रैक्शन है 1/3, तो 3 को 12 कैसे बनाएंगे? 4 से मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल सही। लेकिन जब हम 3 को जो कि डिनोमिनेटर है 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 × 4 will be 4 and 3 × 4 will be 12। तो क्या जवाब आया? 4/12। 4/12 is equivalent fraction of 1/3। दूसरा नंबर है 2/4। इसे भी 12 बनाना है, तो कौन बनाएगा? मिस, मैं ट्राई करूं? जी जरूर। मिस,
2/4 में 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 6 हो जाएगा। यानी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 6 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स 12। अब हमारे पास दो फ्रैक्शन कौन कौन सी हैं? 4/12 एंड 6/12। अब इन दोनों में बड़ी कौन सी है? 6/12। क्रोकोडाइल माउथ 6/12 की तरफ फेस करेगा। वेरी गुड। अब हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लेट अस प्रैक्टिस। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो फिर अगला सवाल है 2/3 और 4/6 में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है? मिस मैं बताऊं? जी बताएं। मिस 4/6 बड़ी है। लेकिन हम ना दोनों के डिनोमिनेटर तो अलग हैं। मिस हमें एलसीएम लेना होगा पहले, राइट? बिल्कुल सही। एक्सीलेंट अब्दुल्ला, यू हैव टू टेक एलसीएम। पहले फ्रैक्शन 2/3 है और दूसरे है 4/6। तो 3 और 6 का एलसीएम 6 होता है। बिल्कुल ठीक। 2/3 में डिनोमिनेटर को 6 बनाना है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4/6। अरे मिस, ये तो 4/6 हो गया। हमारे दूसरे फ्रैक्शन पहले से 4/6 है, फिर क्या करेंगे? अब्दुल्ला जरा सोचें इसका क्या मतलब हुआ। मिस दोनों फ्रैक्शन तो इक्वल हैं। बिल्कुल सही, हम इक्वल टू का सिंबल लगा देंगे। अरे वाह, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फ्रैक्शंस बराबर भी हो सकते हैं। चलें अब हम कुछ खेल खेलते हैं। हम ना ये पेंसिल का डब्बा आपका और अब्दुल्ला ये कलर पेंसिल का डब्बा आपका। अब दोनों बताएं आप लोग के पास कुल कितनी पेंसिल्स हैं? मिस मेरे पास 6 पेंसिल्स हैं। और मेरे पास 12 कलर पेंसिल्स हैं। हम ना आप 4 पेंसिलें निकाल लें और अब्दुल्ला आप 5 निकाल लीजिए। इज इट डन? यस टीचर। बिल्कुल सही। अब अब्दुल्ला आप अपने कलर पेंसिल्स की फ्रैक्शन बताएं। मेरे पास टोटल पेंसिल्स हैं 12 और मैंने निकाले 5, तो फ्रैक्शन है 5/12। हम ना आप अपने कलर पेंसिल की फ्रैक्शन बताएं। मेरे पास टोटल पेंसिल है 6, तो मेरे पास है 4/6। अब किसके पास ज्यादा पेंसिलें हैं? माय क्वेश्चन इज इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। मिस मैं बताऊं? जी बताइए। मिस 4/6 और 5/12 का एलसीएम है 12, तो मैं 6 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगी, तो मेरे फ्रैक्शन होगी 8/12। तो मेरे पास ज्यादा है ना मिस? अरे हम ना आपने तो बिल्कुल सही बताया। 8/12 इज बिगर देन 5/12। चले अब मैं आपको 3 फ्रैक्शंस दे रही हूँ। आपने इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 4/10, 1/5, 2/3। मिस ये तो कुल 3 फ्रैक्शंस हैं, इनको कैसे ऑर्डर में लिखेंगे? ठीक है बेटा, ये तीनों डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। आप मुझे बताएं कौन सा मल्टीपल तीनों में आता है? तो मिस तीनों टेबल्स के मल्टीपल्स लिखेंगे। इसका एक आसान तरीका भी है। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर क्या है? 10। और 10 का कौन सा मल्टीपल 3 और 5 दोनों में आएगा? 10, 20, 30। मिस 35 और 3 दोनों के टेबल में आता है। बिल्कुल सही। देखें इससे हमारा वक्त भी बच गया। हम सबसे बड़े नंबर के मल्टीपल्स को चेक कर लें तो एलसीएम जल्दी मिल जाता है। मिस 2/3 में 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20/30। 1/5 में 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 6/30। और 4/10 को? मिस 3 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये होगा 12/30। अब जरा तीनों फ्रैक्शन को लाइन से लिख लें। तो सबसे छोटा 6/30, उससे बड़ा 12/30 और सबसे बड़ा 20/30। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अब अरेंज करें इन फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में। 1/2, 2/10, 3/4। अब इसे कैसे करेंगे? मिस इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम क्या है? मिस 10, 2, 4 तीनों के टेबल का एलसीएम लेंगे। आसान तरीका क्या था? मिस सबसे बड़े नंबर के प्रोडक्ट्स को चेक कर लें। वेरी गुड अब्दुल्ला। अब जरा 10 के प्रोडक्ट्स क्या हैं? मिस 10 के प्रोडक्ट्स है 10, 20, 30। तो मिस एलसीएम इज 20। वेरी गुड। नाउ क्विकली मेक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ एलसीएम 20। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10
यानी 1 multiplied by 10 and 2 multiplied by 10 equals 10 upon 20. 2 upon 10. 2 multiplied by 2 and 10 multiplied by 2 will be 4 upon 20. 3 upon 4. 3 multiplied by 5 and 4 multiplied by 5 equals 15 upon 20. What will be the first one in the descending order? Miss, the biggest fraction is 15 upon 20, then 10 upon 20 and the last is 4 upon 20. वेरी गुड हमना, वेरी गुड, एक्सीलेंट अब्दुल्ला, आप लोगों ने बहुत अच्छा काम किया आज। अब हमारा वक्त हो गया है आखिरी सेगमेंट का, जिसका नाम है Let us recap. तो बच्चों, आज हमने सबसे पहले लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में समझा, फिर अनलाइक फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम करके कंपेयर किया, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया। इस सबक से मुताल्लिक का बहुत सारा काम आपकी दरसी किताब में मौजूद है, इसे मुकम्मल कर लीजिएगा। इसके साथ ही अपनी मेजबान राहिला माहिन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। Now let's do some exercises. चलिए मेरे प्यारे साथियों, आज की एक्सरसाइज शुरू करते हैं हम वार्म अप एक्सरसाइज से, जिसमें आपको अपनी जगह पर खड़े होके उछलना है। सही है? तो मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलें, अब सीधा खड़े हो जाइए और हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। वापस नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। अब हम बढ़ते हैं दूसरी एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें जब मैं आपको 1 बोलूं तो आपको अपनी दायां घुटना उठा के अपनी दाएं कोहनी से छूना है। सही है? और जब मैं 2 बोलूं तो आपको घुटना वापस नीचे रख देना और सीधा खड़े हो जाना है। समझ आया? अपनी दाएं कोहनी से दायां घुटना छूना है और जब मैं 2 बोलूं तो वापस सीधा खड़े हो जाना है। अब मैं काउंटिंग शुरू करती हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलें, अब आप यही चीज़ अपने बाएं कोहनी और बाएं घुटने के साथ करें, मतलब अपनी दूसरी हाथ के और दूसरे घुटने के साथ। सही है? मैं वापस काउंटिंग शुरू करती हूँ। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। चलें, अब सीधा खड़े हो जाइए। अब हम सांस की मशक करेंगे। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड होल्ड कीजिए और मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए और अब मुंह से निकालिए। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया हो। अल्लाह हाफिज़। अब सुनते हैं अपना अगला कॉम्पोनेंट, जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे, जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीख़ी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है ज़िम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से।
आज हमारे साथ स्टूडियो में अंकल शेरी हैं। क्या हाल है अंकल शेरी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। क्या आपके पास एक टाइम ट्रैवलिंग मशीन है? जी हाँ, बताएं किस साल में जाना है? हमें आप 1947 में ले जाएं, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। मुझे मोहम्मद अली जिन्ना से मिलना है। 1947 में जा तो सकते हैं, मगर फिर हमें अपने मुस्लिम लीडर यानी मोहम्मद अली जिन्ना की जिद्दोजहद के बारे में नहीं पता चलेगा। तो फिर किस सन में जाएं? हम चलते हैं 1916 एडी में, जब लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। तो चले। यहाँ क्या हो रहा है मास्टर साहब? ये लोग ऑफिस में क्या साइन कर रहे हैं? कौन सी मीटिंग चल रही है? वो देखो मोहम्मद अली जिन्ना। इस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया है जिसका नाम है लखनऊ पैक्ट या मिसाके लखनऊ, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान इस बात का एग्रीमेंट है कि इंतखाबात या इलेक्शंस के उसूल मरतब होंगे और मुसलमानों को काउंसिलों में अलहदा नशिस्तें दी जाएंगी, और इसी वजह से मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी भी बोला जाता है। वाह! सुनने वालों, आप मोहम्मद अली जिन्ना को किस नाम से जानते हैं? आप में से बहुत सारे लोग मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म के नाम से जानते होंगे और कुछ लोग बाबाए कौम के नाम से भी जानते होंगे। अब चलते हैं 1929 एडी में, जब कायदे आज़म ने 14 नुकात यानी पॉइंट्स दिए थे। वो क्या थे? क्या आप सबको पता है बच्चों, वो 14 नुकात क्या थे? याद तो मुझे भी नहीं है, मगर वो सारे पॉइंट्स मुसलमानों के हुकूक के लिए बहुत अहम थे। क्या अब हम 1947 में जा सकते हैं, जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था? सबर, पहले हम 1940 में जाएंगे, जब पाकिस्तान रेजोल्यूशन मंजूर हुआ था। पाकिस्तान रेजोल्यूशन को लाहौर रेजोल्यूशन भी बोला जाता है ना, क्योंकि वो लाहौर में मंजूर हुआ था। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 23 मार्च 1940 को ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, जिसमें हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करने के लिए तहरीक शुरू की गई थी। इस रेजोल्यूशन की सदारत कायदे आज़म ने की थी। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 23 मार्च 1940 में पाकिस्तान बनाने की दरख्वास्त की गई थी। जी हाँ। फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से वजूद में आया था। उस वक्त कायदे आज़म को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था और लियाकत अली ख़ान को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वाह अंकल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी सारी मालूमात दी बच्चों को। चले अब वापस चलते हैं। चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ। आज हम इस सेगमेंट में हुकूमती इदारों के बारे में बात करेंगे। कुछ दिन पहले हमज़ा की फुप्पो ने हमज़ा के लिए एक टैबलेट भिजवाई थी ताकि वो अपने स्कूल के काम के लिए उसे इस्तेमाल कर सके। टैबलेट को देखकर हमज़ा बहुत खुश था, मगर जब उसको इस्तेमाल के लिए खोला तो पता चला कि टैबलेट तो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी यानी कि PTA से रजिस्टर करवाना पड़ेगा। उसने ये बात अपने अब्बू को बताई। बेटा, हम कल इसे PTA के दफ्तर जाकर रजिस्टर करवा लेंगे। मगर अब्बू, इस टैबलेट को रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी है? बेटा, हर मुल्क के कुछ कवानीन होते हैं। रजिस्ट्रेशन का कानून इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी गैर कानूनी तौर पर किसी दूसरे मुल्क का मोबाइल या टैबलेट लाके ना इस्तेमाल कर सके। अगले दिन हमज़ा और उसके अब्बू PTA के दफ्तर की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में जब PTA के दफ्तर की तरफ जा रहे थे तो उनकी गाड़ी रोक ली गई। अस्सलाम वालेकुम, किधर जा रहे हैं सर आप? वालेकुम अस्सलाम, हम PTA के दफ्तर जा रहे हैं। सर जी, क्या आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखा सकते हैं? जी दिखा सकता हूँ, मगर क्या मैं वजह पूछ सकता हूँ? सर, इस वक्त आप रेड जोन में दाखिल हो रहे हैं जहाँ सारी सरकारी इमारतें हैं। आपको अपनी शनाख्त करानी पड़ेगी। अब्बू ने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया और उनको आगे बढ़ने दिया। थोड़े ही आगे बढ़े तो हमज़ा की नज़र एक बोर्ड पे पड़ी जिस पे लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। अब्बू, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन यानी आइन किसी भी मुल्क के बनाए हुए उसूल होते हैं जो ये बताते हैं कि मुल्क की हुकूमत कैसे चलेगी और मुल्क में कौन कौन से इदारे होंगे और इन इदारों का क्या क्या काम होगा। थोड़े ही आगे बढ़े तो एक बड़ी सी सफ़ेद इमारत नजर आई। ये कौन सी इमारत है? बेटा, ये ऐवान सदर है, यहाँ मुल्क के सदर बैठते हैं। थोड़ा आगे बढ़े तो एक और इमारत नजर आई। ये इमारत मैंने बहुत बार टीवी पे देखी है। ये कौन सी इमारत है? बेटा, ये पार्लियामेंट हाउस है। यहाँ नेशनल असेंबली के नुमाइंदगान बैठते हैं जिन्हें हम MNA बोलते हैं। पार्लियामेंट हाउस एक कानून साज इदारा है जहाँ कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर बातचीत की जाती है। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर का दफ्तर भी यही है?
नहीं बेटा, उनका दफ्तर आगे है। वो दफ्तर वजीर आजम में बैठते हैं। क्या इस मुल्क के सारे फैसले वजीर आजम लेते हैं? नहीं बेटा, मुल्क के सारे फैसले वजीर आजम खुद नहीं लेते, वो अपनी काबीना की भी मदद हासिल करते हैं। काबीना का क्या मतलब है? काबीना में वज़रा होते हैं जो मुख्तलिफ वजारतें देखते हैं, जैसे कि तिजारत और खजाना। काबीना में मुख्तलिफ मामलात पर बातचीत की जाती है, फिर मुशावरत से फैसला किया जाता है। आखिर में एक और इमारत नजर आई, मगर हमजा को याद नहीं आ रहा था कि ये कौन सी इमारत है। अब्बू, ये कौन सी इमारत है? हमजा, ये सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ चीफ जस्टिस बैठते हैं और केसेस पे फैसला सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट मुल्क के आइन की हिफाजत और बुनियादी हुकूक के निफाज को यकीनी बनाता है। अब्बू, इतने सारे सरकारी इदारे हैं तो हमारे मुल्क में इतने मसले क्यों हैं? अगर हम चाहें तो ये सारे मसले खत्म हो सकते हैं। हम सबको चाहिए कि हम हुकूमत की मदद करें। मुख्तलिफ सियासी जमातों को चाहिए कि वो मिल के मसलों का हल निकालें और हर फैसला इत्तेफाक राय से करें। बातों ही बातों में हमजा और उसके अब्बू पीटीए के दफ्तर पहुंच गए और अपने मसले के लिए रहनुमाई हासिल की। बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज के सेगमेंट में हमने पाकिस्तान की हुकूमती इदारों के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और पाकिस्तान के कुछ मसाइल के हल भी जाने होंगे। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये सारी बातें याद रखेंगे। तो चलें इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हमारे एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से क्या फ़राइज़ होते हैं। आज हम बात करेंगे 3 किस्म की आलूदगी के बारे में। एक, पानी की आलूदगी, दूसरी शोर यानी नॉइज़ की आलूदगी और तीसरी हवा की आलूदगी। पहले हम बात करेंगे हवा की आलूदगी के बारे में। हवा की आलूदगी तब ज़्यादा फैलती है जब फैक्ट्रीज़ जहरीली गैसेस को हवा में दाखिल करती हैं। इसी तरह कूड़ा जलाने से और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त काटने से हवा की आलूदगी फैलती है। हमें चाहिए कि फैक्ट्रीज़ को मना करें कि माहौल में जहरीली गैसेस ना दाखिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं ताकि हमारा माहौल साफ़ हो। अब बात करेंगे शोर की आलूदगी के बारे में, जिसे हम नॉइज़ पोल्यूशन भी कहते हैं। हम इतना शोर मचाते हैं कि दूसरे लोग हमारी वजह से परेशान होते हैं। बहुत सारे लोग स्कूल और अस्पताल के सामने जाकर हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वजह से मरीज़ मुतासर होते हैं और स्टूडेंट्स भी मुतासर होते हैं। हमें चाहिए कि इस चीज़ का ख्याल रखें कि हमारी वजह से कोई भी परेशान ना हो और नॉइज़ पोल्यूशन कम हो। आखिर में बात करेंगे पानी की आलूदगी की, जिससे सिर्फ हम इंसान ही मुतासर नहीं होते बल्कि पानी में रहने वाले जानवर जैसे कि मछलियाँ भी मुतासर होती हैं। फैक्ट्रीज़ अपना फुजला समंदर और नदी नालों में बहा देती है और इसी तरह हम भी अपना सॉलिड वेस्ट समंदर में बहा देते हैं, जिसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ बहुत मुतासर होती है। हमें चाहिए कि सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, जिससे तमाम गंदे पानी को साफ़ किया जाए और इसी तरह प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल कम से कम करें और कपड़े का बैग इस्तेमाल करें। आए हम सब मिलकर ये अहद करते हैं कि हम इन सारी चीज़ों पर अमल करेंगे। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? हमने आज सीखा कि मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के लिए कितनी जिद्दोजहद की। उसके बाद हमने हुकूमती इदारों और उनके नुमाइंदों के बारे में जाना। आखिर में हमने आलूदगी के नुकसानात और उनके हल देखे। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। It was fun to learn today. तो चलें इसी के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।